वो है अनुवांशिकी। क्या होती है अनुवांशिकी? देखिए अनुवांशिकी या ये विज्ञान की क्या है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? कल हमने पढ़ा था ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत पढ़ते क्या है, तो इसके अंतर्गत हम दो चीज पढ़ते हैं। सबसे पहली है वंशागति। वंशागति क्या होती है? वंशागति भाई जो भी जनक हैं, यानी कि माता पिता हैं, माता पिता से के जो लक्षण हैं वो किस में जाते हैं? संतान में ट्रांसफर होना। कोई बच्चा होता है ना, तो फिर जब बच्चा होता है तो फिर आमतौर पे जब उसको देखा जाता है तो ये हम कहते हैं ना कि ये इसकी आंखें हैं इसके पापा जैसी है, नाक है वो माँ जैसी है, इस तरीके से जो उसके कैरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं, तो ये चीज़ होती है वंशागति। अब यहाँ पर जो लक्षण है, क्या वो लक्षण पूरे के पूरे ट्रांसफर होते हैं? पूरे के पूरे ट्रांसफर नहीं होते। दूसरी चीज भी होती है, वो दूसरी चीज क्या होती है? डाइवर्सिटी। कि वो बच्चा भले ही अपने माँ बाप जैसा होता है, लेकिन फिर भी इतना भी उनके जैसा नहीं होता कि उसमें क्या हो, कि उसकी खुद की पहचान नहीं हो। मतलब वो अपने माँ बाप जैसा होने के बावजूद भी खुद की उसकी अपनी क्या होती है? स्वतंत्र क्या होती है? पहचान होती है। इसको क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये विविधता क्यों होती है? इस विविधता का क्या कारण है? तो विविधता के यानी कि आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई बच्चा है वो बिल्कुल माँ बाप की हूबहू कॉपी क्यों नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा अलग क्यों होता है? तो इस विविधता के कारण जो हैं वो कई हैं। उसमें से एक जो कारण है कि अनुवंशिकी में किसके बारे में जनरली पढ़ा जाता है? लैंगिक जनन जो होता है, ठीक है ना। जो जनन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन कौन सा होता है? अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें आप समझ लें कि दो जनक होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पेड़ पौधों में जनरली ऐसा होता है, और कुछ सूक्ष्म जीव हैं उसमें भी अलैंगिक जनन होता है। पेड़ पौधों में जैसे कुछ पौधे होते हैं, जैसे गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधे को अगर आपको अपने घर में उगाना हो तो आप क्या करें कि उसको गुलाब के पौधे की जो एक तने का टुकड़ा है, एक उसकी लकड़ी का टुकड़ा है, वो काट के और उसको मिट्टी में दबा के और ले आएँ और फिर अपने घर में बो दें। उससे बिल्कुल एक नया पौधा निकल जाएगा। लेकिन जब वो पौधा जब उगेगा तब आप देखोगे कि वो पौधा बिल्कुल किसके जैसा है? जो वो पौधा आप लेके आए थे ना, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल उसकी कॉपी होगा, जिसको कहते हैं क्लोन। साइंस की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश के अंदर उसको क्लोन बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये क्लोन वाला जो मामला है ये जीवों में भी हो गया, लेकिन इंसानों में इसकी परिवर्तन। एक डॉली नाम की भेड़ जो है 1997 के लगभग, उस भेड़ को क्या बनाया गया था? वो एक अपनी माँ का क्या थी? क्लोन थी, यानी उसको माँ की कोशिकाओं से तैयार किया गया था। लेकिन वो बात एक कृत्रिम थी, आर्टिफिशियल थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो पहला रीजन क्या है? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन का क्या मतलब है? कि जिसमें जनक हैं वो दो होते हैं, यानी माँ और बाप, नर और मादा दो होते हैं। उन दोनों से क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे के आपको पता है कि आधे गुणसूत्र है वो उसमें से आते हैं, माँ से, आधे बाप से आते हैं।
इस वजह से ये लैंगिक जनन के कारण विविधता आती है। उसके बाद में उत्परिवर्तन हो जाता है। एक चीज और है जो चेंज कर देती है, वो दूसरी चीज क्या है? उत्परिवर्तन, इसको कहते हैं म्यूटेशन। इस म्यूटेशन के कारण, ध्यान रखना, इस म्यूटेशन के कारण भी संतान है वो अपने माता पिता से अलग हो जाती है। बिल्कुल हल्का फुल्का उत्परिवर्तन जो है, म्यूटेशन है, वो सबके अंदर होता है। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विकृत हो जाते हैं, कि किसी का कान नहीं होता है, नाक नहीं होती है, मतलब इस तरीके के केसेस हो जाते हैं। किसी की टांग नहीं होती है, विकलांग होना एक अलग बात है। तो ये सब जो है ये किस वजह से हो जाते हैं? ये म्यूटेशन के कारण, जो हानिकारक म्यूटेशन है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, कोई जैसे हमने पढ़ा था जो एक्सरे वगैरह की किरणें हैं उनके कांटेक्ट में आ गया। मान लो बच्चे की जो माँ है वो स्मोकिंग करती है, शराब पीती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये विदेशों में ये कॉमन है। और आजकल तो जो दिल्ली मुंबई जैसे शहर हैं वहाँ भी ये चीज़ होने लगी। अभी कल परसों मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें था कि शराब पीकर उत्पात मचाती हुई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये चीज़ें, ये मुंबई की न्यूज़ है। तो ये चीज़ें भी आजकल अपने भी महानगरों में होने लगी। तो इसके कारण से भी ये उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो विविधता क्यों होती है? विविधता के कारण ये है। अच्छा, कुछ म्यूटेशन फायदेमंद भी होते हैं, हालांकि वो रेयर केसेज में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये म्यूटेशन से कुछ जो बच्चे होते हैं उसमें कुछ स्पेशल एबिलिटी आ जाती है, और उस स्पेशल एबिलिटी की वजह से वो एक खास हो जाते हैं कि दिमाग उनका या तो बहुत तेज चलने लग जाता है, ठीक है ना। वो म्यूटेशन वाले, तो म्यूटेशन के कभी कभी, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में, ज़्यादातर केसेस में इसके नुकसानात ही होते हैं, लेकिन रेयर केसेस में इसके फ़ायदे भी हो जाते हैं कभी कभार, कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, ठीक है। एक हॉलीवुड की मूवी है एक्स-मैन, वो एक्स-मैन इन म्यूटेशन पर है, यानी कि म्यूटेशन की वजह से कुछ खास, उनमें कुछ खास विशेषताएं आ जाती है। हालांकि ऐसे लोगों को फिर क्या होता है कि वो नॉर्मल लोगों के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाते, उसके बारे में वो मतलब। तो ये उत्परिवर्तन जो है, इन दो कारण से विविधता आ जाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मेंडल ने बताया था, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो मेंडल है, उस मेंडल ने, अब इसी के बारे में, ये सारी आनुवंशिकता सिर्फ मेंडल के जो नियम है उसी नियमों के ऊपर ये सारी जो है वो घूमती है। और ये जो मेंडल है ये कहाँ के रहने वाले थे? अब इससे भी रिलेटेड जीके, ऑस्ट्रिया एक देश है, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, एक यूरोप का देश है ऑस्ट्रिया, या ऑस्ट्रिया भी बोल दो आप इसको। इस ऑस्ट्रिया जो देश है उसके अंदर ये उसके निवासी थे, और ये एक पादरी थे। पादरी होता है ना, जो फादर जिसको बोलते हैं, ये ईसाइयों का जो धर्मगुरु होता है, जैसे अपने मौलवी होता है, उस तरह से वो पादरी थे। और जब ये पादरी थे तो इन्होंने क्या किया कि ये आनुवंशिकता के प्रयोग किए। किसके ऊपर किए? मटर के पौधे पे किए। और कितने सालों तक किए? तो ये इन्होंने जो है लगभग 7 सालों तक, 1856 से लेके और 63 तक किए। कुछ बुक में 64 भी आता है, ठीक है, कुछ बुक में यहाँ 64 भी आता है, लेकिन फिर भी यहाँ
जनरली ये 7 साल तक इनके एक्सपेरिमेंट का ब्यौरा मिलता है। तो 7 साल ये 56 से लेकर 63 तक होते हैं। लेकिन अब वो ऑप्शन देखने पे अगर ऑप्शन में 64 हो तो हम 64 भी कर देंगे। ठीक है, फिर इन्होंने 65 के अंदर जो 1865 है, इस 1865 में अब कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग करता है ना तो वो अपना एक रिसर्च पेपर छपवाता है। तो ये रिसर्च पेपर जो छपवाता है फिर इससे उसके काम को प्रसिद्धि मिलती है। तो इसने अपने जो एक्सपेरिमेंट है उनको छपवाया कब? 1865 ईस्वी में जो है छपवाया। लेकिन जिस पत्रिका में इन्होंने छपवाया वो पत्रिका इतनी फेमस नहीं थी, ज़्यादा लोग उसको पढ़ते नहीं थे, यानी कि जो वैज्ञानिक लोग हैं। इस वजह से जो मेंडल है उस मेंडल को अपने ज़िंदगी के दौरान इसका कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला और इसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से ये 1884 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। ये ध्यान रखना, ये मेंडल से रिलेटेड जितनी भी डेटें हैं ये आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है क्योंकि आनुवंशिकता सारी के सारी जो है वो मेंडल के ही इर्द गिर्द घूमती है। अब इसके बाद में 16 साल इसके मरने के बाद सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, उगो डी ब्रिज, कैरोसनीनियस और वो एक क्या नाम था, शेरमार्क। इन्होंने तीनों ने क्या किया? अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और वही नतीजे निकाले जो किसने निकाले थे? मेंडल ने निकाले थे। और इन्होंने जो है जो मेंडल के जो कार्य हैं उन सभी कार्यों को जो प्रकाशित करवाया वो इन तीनों ने करवाया। ठीक है, तो ये इन वैज्ञानिकों के भी आपको नाम ध्यान रखने हैं। तो फिर 1900 में मेंडल को वो क्रेडिट मिला अपनी मौत के कितने सालों बाद? 16 साल बाद। और एक्सपेरिमेंट करने के कितने सालों बाद? अगर इसको 64 भी माने, 63 मानोगे तो कितने सालों बाद? 37 सालों बाद। और अगर 64 मानोगे तो कितने सालों बाद? 36 सालों बाद उसका जो काम है उस काम को उसका क्रेडिट मिला। अब मेंडल जो है उसने सबसे पहला यही सवाल आता है इसके अंदर कि भाई मटर के पौधे को ही क्यों चुना? ठीक है, और कोई पौधा क्यों नहीं लिया? मटर के पौधे को ही क्यों चुना उसने? देखिए उसका रीजन ये है कि मटर के पौधे में जो डिफरेंस है ना, जो फर्क करते हैं हम, वो फर्क करते हैं, इस फर्क को हम कहते हैं विपर्यासी लक्षण। तो इसमें जो विपर्यासी लक्षण होते हैं, मटर के पौधे में ध्यान रखना 34 तरह के विपर्यासी लक्षण होते हैं। वैरायटी, विपर्यासी लक्षण मतलब मटर के पौधे एक जैसे नहीं होते, उसमें बड़ी वैरायटी होती है। अब वो वैरायटी क्या होती है? अच्छा, वैरायटी होती है और 2 ही तरह के जोड़ों की वैरायटी होती है। यानी कुछ पौधे तो क्या होंगे कि काफी लंबे होंगे। विपर्यासी का मतलब क्या है? उल्टे, अपोजिट लक्षण। कुछ पौधे तो काफी लंबे हो गए और कुछ पौधे क्या हो गए? बौने हो गए। ठीक है, फिर बीज का रंग। बीज का रंग, कुछ पौधों के बीज का रंग तो होता है हरा, कुछ का होता है पीला। फिर बीज की आकृति, कुछ बीज तो होते हैं गोल और कुछ होते हैं झुर्रीदार। मटर आप लोगों ने देखे होंगे, झुर्रीदार मटर होते हैं ना, बीज से मतलब यहाँ मटर ही है, मटर का बीज ही खाने के काम में आता है हमारे। इसके अलावा इसका जो फूल होता है वो फूल है सफ़ेद भी होता है, सफ़ेद फूल वाले भी मटर के पौधे होते हैं और बैंगनी फूल वाले भी मटर के पौधे होते हैं। इस तरह से 1856 उस जमाने में बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी।
ये कोई इतना कुछ नहीं था कि वो कोई मटर के पौधे को देख ले तो सिर्फ जो आंखों से दिखाई देता था उसी तो इस मटर के पौधे में इतनी सारी वैरायटी होती थी और ये विपरीत वैरायटी होती थी। अब ध्यान में रखने की बात यह है कि इसमें 34 लक्षण होते हैं। तो पहले 34 के 34 पे नहीं, मेंडल ने काम तो किया 22 पे। इसमें से उसने 22 लक्षण चुने और 22 लक्षण चुनने के बाद में 7 लक्षणों पर ही उसने काम किया, जिनमें से मैंने ये आपको बताए 5 तो इसने 7 लक्षण पे काम किया। देखिए अब मेंडल के प्रयोग सफल क्यों नहीं हुआ, मैंने जैसे कि बताया था कि उस जमाने में, अब देखो ये पहले भी क्या होता था और आज भी ऐसा होता है, उस जमाने में डार्विन का सिद्धांत प्रसिद्ध था। भाई डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, क्या कहता था वो? जैव विकास के कुछ सिद्धांत प्रसिद्ध थे, जैसे डार्विन के, लेमार्क के, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनके सिद्धांतों के अनुसार जैव विकास के कुछ ऐसे सिद्धांत प्रसिद्ध थे कि जैसे ये जिराफ है, ये पहले कुत्ते जितना था, ये थ्योरी पढ़ी है ना आपने। फिर वो ज़मीन की घास ख़त्म हो गई तो फिर उसको पेड़ों के पत्ते खाने पड़े। पेड़ों के पत्ते खाने के लिए उसको अपने अगले हाथ, अगले पैर और गर्दन पे जोर लगाना पड़ता था, इसलिए गर्दन क्या है कि लंबी हो गई। ठीक है, इस तरह के ये सिद्धांत प्रसिद्ध थे और क्योंकि ये उस ज़माने में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, लोग इनको मानते थे। लेकिन एक समय के बाद में ये सिद्धांत फेल हो गए। अब इस सिद्धांत के अनुसार तो क्या है कि कई ऐसी चीज़ें जो उसने कहा जो काम की चीज़ें नहीं होती, मतलब उन्होंने ये बताया कि भाई पहले क्या होता, सांप के पैर होते थे, फिर सांप घिसट के चलता है, पैरों का यूज़ नहीं करता तो पैर विलुप्त हो गए। मतलब इस तरह की कुछ थ्योरीज प्रसिद्ध थी और लोग क्योंकि उनको फॉलो करते थे, इस वजह से मेंडल ने के काम पे ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और मेंडल है ना वो बायोलॉजी के नहीं थे, जीव वैज्ञानिक नहीं थे, वो तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, फिलोसफर थे। फिलोसफी सब्जेक्ट जो होता है ना, दर्शन शास्त्र, उस दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। हालांकि एक्सपेरिमेंट उन्होंने किसके कर लिए, एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस पे कर दिया, बायोलॉजी पे। तो क्योंकि वो दर्शन शास्त्र के थे इसलिए भी लोगों ने उनको फिर ध्यान से नहीं लिया कि यार दर्शन शास्त्र का है, इसको क्या पता होगा बायो का है। हाँ, और दूसरी बात है कि गणित की एक शाखा होती है सांख्यिकी। ये होता है ना, ये बहुलक, माध्यिका, बारंबारता, ये वाले। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में उस गणित का और उपयोग कर लिया जो बायो वालों को वैसे भी नहीं आती, तो उसने सांख्यिकी का प्रयोग किया। तो इस वजह से ये इसके फेल होने के कई ये रीजन थे। अब देखिए जो मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो अब वो 7 लक्षण कौन कौन से थे, वो 7 लक्षण आपको पता होना चाहिए कि इसका पौधा कितने तरह का होता है, लंबाई के हिसाब से कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कौन कौन सा? लंबा और बोना। इसके बाद इसके बीज की आकृति, इसके बीज की आकृति कैसे होती है, गोल और झुर्रीदार। 2 तरह के बीज पाए जाते हैं। मटर आपने देखे होंगे, एक तो बिल्कुल गोल होते हैं और एक उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई होती है। उसी तरह तीसरा जो है बीज का रंग, बीज का रंग क्या होता है, हरा और पीला। मटर के दाने हैं वो पीले भी होते हैं और हरे भी होते हैं। फिर उसके बाद में फली का आकार, तो फली क्या होती है, आपने देखा होगा मटर की कुछ फलियां तो फुली हुई होती है और कुछ क्या होती है, पिचकी भी होती है। देखते ना आपने, देखिए उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जिस तरह आज ये चीज़ हम भी देख के और इसको कर सकते हैं, मतलब अनुमानित कर सकते हैं बात को समझने के लिए, क्योंकि वहाँ भी उसके पास कोई उपकरण नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में अगला फली के रंग, फली का रंग जो है वो भी कैसा होगा, हरा। और ध्यान रखना यहाँ 2 तरह के रंग है, बीज का भी रंग और फली का रंग। तो दोनों का आंसर एक ही है। बीज तो मतलब क्या है, जो अंदर है फली के, जो मटर के दाने, और फली
जिसके अंदर वो मटर के दाने होते हैं, फली का मतलब यहाँ ये है। फिर उसके बाद फूल का रंग कैसा है, बैंगनी और सफ़ेद। और पुष्प की जो स्थिति है, एक तो अक्षीय, क्या होता है अक्षीय, और एक अगस्त है। बायोलॉजी वाले कौन, अक्षय क्या होता है, अक्षय फूल किस क्या होता है, क्या होता है, हैं? हाँ, और अगस्त क्या होता है, मतलब क्या होता है कि अक्ष होता है ना, वो 3 तरह के अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड, गणित के रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर फूल का डिजाइन है वो 3D होगा, मतलब 3 अक्ष होंगे उसमें, यानी उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, यानी तीनों अक्षों को आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये अक्ष जब बनाए जाते हैं ना, ये अक्ष कैसे बनाए जाते हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये बीच वाला क्या होता है, ये जेड होता है। तो उस फूल में आप अक्षों को व्यक्त कर सकते हो इजीली। और अग्रस्त का मतलब वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा हुआ। अब ये क्या है, ये चीज़ देखें ना तो समझ में आए, फूल के कुछ सिरे, कुछ फूल ऐसे होते हैं उनकी नलियाँ क्या निकली हुई होती है, अंदर से वो ऐसे फूले हुए होते हैं, बाहर की साइड में निकली हुई होती है। तो ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये 7 तरह के कैरेक्टर होते हैं मटर के पौधे का। दूसरा, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। समझ में आ गया ना, यानी आप बीज बोओगे, वापस जल्दी वो पौधा तैयार हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। अगर वो आम के पेड़ पे करता तो एक पेड़ 20 साल में बनता था, तो मेंडल एक प्रयोग करता, इतने में उसकी उम्र पूरी हो जाती। तो यहाँ इसके मटर के पौधे की उम्र का कम होना भी, ये 1 वर्ष से होता है, ये भी जो है उसका एक लेने का रीजन था। ठीक है, अब यहाँ मेंडल जो है, इस मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ कुछ शब्दावली काम में ली, उनको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पूछी जा सकती है। जैसे वो शब्दावली क्या है, इसमें सबसे पहले, अब मैं आपकी गाइड के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले जीन क्या होता है, जीन क्या होता है बताएं भाई। जीन नाम सुना है आपने, जिसका नाम, इसका नाम आनुवंशिकी है, जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स किससे बना है, जीन से बना है। तो जीन क्या होता है, जीन्स भी बोल सकते हैं इसका, जीन का बहुवचन क्या हो सकता है, जीन्स। तो ये जीन्स क्या होता है, देखिए आपने एक नाम सुना होगा, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में कुछ पार्ट होते हैं जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे डीएनए की आकृति, अभी इसका अगला टॉपिक हमें, ये डीएनए इस तरह का होता है, सीडी नुमा आकृति होती है, इसकी हेलिक्स संरचना होती है। इसका ये एक पार्ट है, मान लीजिए ये एक पार्ट, मान लीजिए आंखों का रंग डिसाइड कर रहा है कि आंखें काली होगी, नीली होगी या भूरी होगी, तो ये जीन है। एक पार्ट इस डीएनए का डिसाइड कर रहा है बालों का शेप, कि बाल घुंघरालू होंगे या सीधे होंगे। एक पार्ट क्या डिसाइड कर रहा है, स्किन का कलर, कि ब्लैक होगा या गेहुआ कलर होगा या गोरा होगा बहुत ज़्यादा। तो ये सब जीन कहलाते हैं। तो जीन क्या होते हैं, डीएनए के टुकड़े जो विभिन्न लक्षणों को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, उनको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि जो लक्षणों का डिसाइड करते हैं किसी संतान में, वो कौन करते हैं, जीन करते हैं, जीन्स करते हैं। उसके बाद में आगे
दूसरा है इसमें युग्म विकल्पी। भाई युग्म विकल्पी क्या होते हैं कि यहां पर अब जीन है, कोई किसी लक्षण को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो डिसाइड करता है, तो डिसाइड करने पर इसके दो वैकल्पिक प्रकार हो सकते हैं। अब जीन दो तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए किसी संतान के पिता है वो लंबा है और मां है उसका कद कम है, तो यहां पर क्या हो गया, उसके अंदर दो तरह के जीन ट्रांसफर होंगे। समझ में आ गया ना। तो युग्म विकल्प क्या है, तो इसको जैसे मेंडल है ना, मेंडल ने निशान, जैसे उसने लंबे जो पौधे थे, लंबे पौधे, तो लंबे पौधे को उसने किससे दर्शाया, कैपिटल टी के साइन से दिखाया। और ये जीन है ना, ये जीन अकेला नहीं रहता, इसका जोड़ा रहता है। ध्यान है ना, मैंने शब्द क्या बोला, युग्म। युग्म का क्या मतलब होता है, जोड़ा। तो ये लंबे पौधे के युग्म विकल्पी है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से। अब मेंडल ने कैपिटल टी से दर्शाया था, तो आप ये समझ लें कि इसको हम भी किससे दिखाएंगे, कैपिटल टी से दर्शाएंगे। उसके बाद जो बोने पौधे होते हैं उसको किससे दर्शाया इसने, स्मॉल टी से। ठीक है। अब यहां एक बात और हो सकती है कि जरूरी नहीं है दोनों एक जैसे हों, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर एक जैसे होते हैं तो ये शुद्ध होता है जीन। मान लो किसी के माँ और बाप दोनों ही लंबे हों, या दोनों ही क्या हो, छोटे हों, कम कद के हों। ठीक है, यानी कि उनका जीन है उसमें छोटा ही जीन जाएगा, तो जाहिर सी बात है संतान का भी कद कम होगा। इसके बाद अगर दोनों जीन ही बोने हैं, यानी एक जैसे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, शुद्ध बोने पौधे। लेकिन यहां पर ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और अलग अलग होने पर, हालांकि मेंडल के प्रयोग में ये पौधे कैसे हुए, हमेशा लंबे पौधे ही हुए, लेकिन ये शुद्ध नहीं बल्कि क्या हो गए, अशुद्ध लंब। तो ये युग्म विकल्पी से मतलब जो किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। अब वो कैरेक्टर आकार हो सकता है कि भाई लंबे हैं या बौने हैं, हरे हैं या बीज का या फली का आकार क्या है, हरा है या क्या है, पीला है, गोल है या झुर्रीदार है। तो ये इसने इसके लिए अलग अलग साइन यूज किए, तो अलग अलग साइन यूज किए। और ध्यान रखना ये टी लेने का भी रीजन है, टी मीन्स टॉल। टॉल मतलब क्या होता है, लंबा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इस वजह से उसने टॉल मीन्स लंबा ले लिया। तो फिर टी का यहां लंबा ना कह के आप इसको लंबाई भी कह सकते हैं। तो फिर इसने ये साइन क्या ले लिया, कैपिटल टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा टी। तो बड़ा टी यानी लंबाई में बड़ा, और स्मॉल टी वो लंबाई में क्या हो गया, छोटा। तो ये युग्म विकल्पी है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है युग्म विकल्पी के बाद समयुग्मजी। अब ये मैंने आपको बता दिया, समयुग्मजी जो है इसको बोलते हैं होमोजीनस। ये वाले, ये क्या है, समयुग्मजी है, जिसमें दोनों जीन क्या हो, एक ही जैसे हो, यानी दोनों जोड़ा जो है वो जोड़ा क्या हो, एक जैसा हो। और विषम युग्मजी हेट्रोजीनस, जिसमें क्या है, जीन के जोड़े हैं वो कौन से हो, विपरीत लक्षण वाले, उसमें युग्म विकल्पी हो। ठीक है ना, जो विकल्पी है वो कैसे हो, हालांकि लक्षण कोई एक ही प्रकट होगा। ये आगे हम एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे ये बातें। अब आगे आता है व्युत्क्रम संकरण। अब व्युत्क्रम संकरण में क्या करेंगे, अब देखो ये पेड़ पौधे है ना, इन पेड़ पौधों में क्या होता है कि परागण होता है। क्या होता है, परागण होता है। परागण समझते हो ना क्या होता है, कि पौधे का जो पुष्प होता है, फूल होता है, उस फूल के अंदर भी जो है, पौधे का जो फूल होता है
वो फूल कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का क्या मतलब है? जिसमें अंडाशय भी होता है। जैसे बड़े जो जीव जंतु है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होती हैं। बड़े जीव जंतु जितने भी है उसमें मेल और फीमेल क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन पौधों के अंदर जो है, पौधों का जो फूल होता है, अब आपको पता है कि जो मेल होता है, नर होता है बड़े जंतुओं में, उस नर के अंदर, या फिलहाल अगर हम इसकी बात करें, क्या दिक्कत हो रही है, जो नर होता है, जैसे बड़े जंतुओं की बात करें तो नर के अंदर जो जनन ग्रंथि होती है उसको टेस्टेज यानी कि वृषण कहते हैं, जैसे बड़े जीवों की बात करें। और मादा जो है उसमें जो जनन ग्रंथि होती है वो अंडाशय होती है। इसी तरीके से जो पौधों का फूल होता है, उस फूल के अंदर जो नर पार्ट होता है, अब दोनों उसमें एक ही के अंदर होंगे, एक ही फूल में दोनों पार्ट होंगे। तो एक ही फूल में दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में जो नर, मादा पार्ट को तो यहां भी अंडाशय कहते हैं, लेकिन नर पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, नर पार्ट को कहते हैं पुंकेसर। नर पार्ट को क्या कहते हैं, पुंकेसर। ठीक है। अब इस पुंकेसर से क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? और ये परागकण इस जो फूल होता है, इस फूल के अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, और अंडाशय तक पहुंचने पर ये फूल से क्या बन जाता है, फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल बन जाता है। यानी कि फूल से फल बनता है जब इस प्रक्रिया को, कि ये परागकण जब अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं निषेचन। ये क्या हो गया? निषेचन। ये बड़े जंतुओं के लिए ये बात बोली जाती है। ठीक है। यहां पर जो पुंकेसर से जो परागकण जो पहुंचते हैं अंडाशय तक, इस चीज को क्या कहते हैं, परागण। अब ये परागण जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है, स्वपरागण, और एक दूसरा क्या होता है, परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पौधा है, इसमें ये फूल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये मान लीजिए इसमें फूल है। अब इसी पौधे के जो फूल है पुंकेसर, इसके मान लीजिए ये दो इसमें फूल है इस तरह से, तो ये इसके पुंकेसर इसी पौधे के दूसरे किसी फूल के अंडाशय में पहुंच के और क्या कर देते हैं, परागण कर देते हैं। यानी उसी पौधे के परागकण से क्या हो जाए, परागण हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण। और इस पौधे के परागकण उड़ के किसी दूसरे पौधे में चले गए, तो दूसरे पौधे में चले गए तो इसको क्या बोलते हैं, परपरागण बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब यहां पर ध्यान रखना, मटर के पौधे में एक और खासियत भी होती है कि इसका विपुंसन किया जा सकता है इजीली। यानी इसका ये जो पुंकेसर है ना, इस पुंकेसर को हटाया जा सकता है ताकि वो परागकण नहीं निकले। समझ में आ गया ना? जो इसको काटने पर क्या होगा कि अब उसका नर हिस्सा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, अंडाशय, ताकि ये स्वपरागण की क्रिया उसमें चाहो तो आप रोकी जा सकती है, आप बंदीकरण जो कर देते हैं उसका। समझ में आ गया ना? ऑपरेशन कर देते हैं यानी कि जैसे। तो यहां पर पूरी तरह से नहीं होता क्योंकि यहां दोनों ऑर्गन है उसके पास, लेकिन स्वपरागण की क्रिया को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें सिर्फ जनरली उसने, मेंडल ने ज्यादा से ज्यादा क्या कराया, परपरागण कराया। और परपरागण के लिए आप क्या लो, कौन से पौधे लो, क्या हेडिंग है हमारी, शुरू में मैंने क्या बोला था, अरे अनुवांशिकता नहीं, क्या चीज पढ़ रहे हैं हम,
अब देखो, इसीलिए ये गाइड में आपका ध्यान होना चाहिए, हैं? हाँ, जो व्युत्क्रम जो संकरण है ना, वो हम पढ़ रहे हैं। व्युत्क्रम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, अपोजिट। तो यहां हम क्या कर, यहां मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने देखे जैसे दो फूल है, ये लंबा है और एक बोना है, तो ध्यान रखना उसने क्या करता था, वो परागकण को इकट्ठा कर लेता था, और परागकण को इकट्ठा करके जैसे उसने लंबे फूल के जो परागकण है, लंबे पौधे के, सॉरी, वो जाके किस पे छिड़के, बोने पौधे पे छिड़के, या उल्टा कर लिया, बोने के जो परागकण है वो किस पे छिड़क दिए। तो जब आप परागण की क्रिया दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में कराओगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमेशा पर परागण कर रहे हैं, तो जब आप क्या करोगे, दो विपरीत लक्षण वालों के बीच में कराओगे तो ये व्युत्क्रम परागण कहलाएगा, ठीक है ना। वे प्रयासी लक्षण यानी अपोजिट लक्षण वाले, चाहे आप उल्टा करो, चाहे यानी कि लंबे क्या करें, जैसे मैंने बताया ना कि पुंकेसर हटा दिया, तो पुंकेसर आप किसका हटा दो, चाहो तो लंबे वाले का हटा दो, और लंबे वाले का हटा के बोने के परागकण लेके इस पे छिड़क दिए, और इसका उल्टा भी कर दिया, क्या किया कि बोने के पुंकेसर हटा दिए और लंबे के परागकण लेके उसके ऊपर छिड़क दिए, यानी आप पर परागण की क्रिया करवाओगे, किसके बीच में करवाओगे, दोनों पौधे क्या हो, जो अलग अलग हो, ठीक है। वैसे इसमें से अधिकांश चीजें आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, हैं? हाँ, हाइब्रिड भी बोलते हैं, लेकिन वो शब्द को यूज करने का अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीज होती है। अब उसके बाद में, इसके बाद जब उसने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने पर देखे ये सब लक्षण है, तो इस लक्षणों को भी दो भागों में बांटा, एक होते हैं प्रभावी लक्षण और एक होते हैं अप्रभावी लक्षण। अब देखिए उसने व्युत्क्रम परासरण किया, अब क्या हुआ, इन दोनों पौधों का किया, और इन दोनों पौधों से करने पर इनमें मटर लग गए, मटर लग गए, उसने वो मटर तोड़ के उसको वापस जमीन में बो दिया, वापस जमीन में बोने के बाद क्या हुआ, अब वापस उससे पौधा बना, तो जैसे उससे पौधा बना तो उसने लिए तो लंबे और बोने के बीच में था, यानी ये क्रॉस किसके बीच में करवाया, संकरण, इसको क्या बोलते हैं, इसको संकरण बोलते हैं, ठीक है ना। जीवों के लिए भी संकरण बोलते हैं और पेड़ पौधों के लिए भी संकरण बोलते हैं। तो इसने ये जो क्रॉस, अब ध्यान रखना संकरण एक केमिस्ट्री में भी आया था, वो संकरण नहीं है, उसकी इंग्लिश अलग है, यहाँ हिंदी में इसका नाम दोनों का संकरण है, लेकिन वहां उसकी इंग्लिश हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी इंग्लिश है क्रॉस, संकरण की, ठीक है ना, फर्क है यहाँ पे, दोनों के इंग्लिश के हिसाब से वो अलग अलग वर्ड है, हिंदी में एक ही उच्चारण कर दिया। तो अब उसने लंबे और बोने पौधों के बीच में क्रॉस कराया, उसमें फल लग गए, फल लगने के बाद उसके जो बीज लिए और बीज लेके उसने फिर क्या किया, वापस उनको उगाया, पौधे उगाए, लेकिन जब उसने पौधे उगाए तो उसने देखा उन सारे बीजों से जो पौधे हुए वो कैसे हुए, लंबे पौधे हुए, बोने पौधों के बीज थे उससे भी क्या हुआ, लंबे पौधे, ठीक है। तो इसने इस आधार पे ये बात कही प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब देखिए इसने इन दो पौधों के बीच में प्रयोग करवाया और दो पौधों के बीच में प्रयोग करवाने पर उनके बीज लिए, यानी उन पौधों के बीच में पर परागण की क्रिया करवाई, पर परागण की क्रिया से क्या हो गया, उसके बीज मिल गए, उस बीज को उसने बोया और उसके बीज से जो पौधे प्राप्त हुए इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। अब आप समझ लें ये दोनों माँ बाप हैं, ये कोई एक फैमिली है, अब इनके जो पीढ़ी होगी, पीढ़ी बोलते हैं ना अपने, इनके जो
पहली पीढ़ी होगी, वो पहली पीढ़ी कौन होंगी? इनके बच्चे होंगे। तो इन बच्चों को क्या कहता है, इसने मेंडल ने क्या नाम दिया? F1 पीढ़ी। फिर इनके भी बच्चे होंगे आगे, तो उसको क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी। तो मेंडल ने यह कहा कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्रभावी लक्षण होते हैं। तो सारे के सारे ही पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। तो ये लंबापन क्या है? बोने पर क्या है? प्रभावी है। ठीक है। और जो लक्षण प्रकट नहीं होते, अब यहां मां बाप में एक बोना भी था, चाहे मां थी या बाप था, वो एक जना बोना भी था, उसका कद कम था, लेकिन फिर भी बोनापन प्रकट, पहली पीढ़ी में बोनापन प्रकट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है। तो ये जो हमने 7 लक्षण जो मेंडल ने लिए ना, इसमें से एक क्या होगा? प्रभावी होगा, और एक क्या होगा? अप्रभावी होगा। ठीक है। तो ये आप इतना पढ़ लेना, क्योंकि ये बायो में है ना, ये थ्योरी है, और इसके अलावा, इस गाइड के अलावा